हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद, क्लास 10th के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा एक बार बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में बहुपद होता क्या है, बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर कुछ हमें आगे सॉल्व करना है कि जैसे कि बहुपद का मान निकालना, कि भाई बहुपद कितने टाइप का होता है और किन हिसाब से, किस हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में देख लेते हैं कि बहुपद के नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद यानी बहुत से पद। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अलजेब्रा में यानी बीजगणित में एक ऐसी समीकरण जिसके एक, दो या दो से अधिक पद होते हैं। तो मान लो मेरे पास मैं बहुपद को हम fx से लिखते हैं बच्चों, बहुपद को हम fx से लिखते हैं। fx यानी फंक्शन ऑफ x, यानी जो हमारा बहुपद है वो x में है। तो यानी मैं ये बोल दूं कि ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब देखो बच्चों, इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, तो यानी दो पद हो गए। ठीक है, तो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था आपको कि दो या दो से अधिक पद वो हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो ax वाला पार्ट है, ax वाला पार्ट है, इसको बच्चों हम बोलते हैं चर पद। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? चर पद बोलते हैं। और जो ये हमारा विदाउट एक्स वाला है यानी बिना एक्स वाला पार्ट होता है यानी भाग होता है, उसको बोलते हैं हम बच्चों अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। तो इसमें ये दो पद होते हैं बच्चों, एक चर पद होता है, एक अचर पद होता है। चर पद क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें एक्स है। और अचर पद क्यों है? इसमें एक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो ए और बी है ना, ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों, वास्तविक पूर्णांक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं हमारी। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। ये हमारी ए और बी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो हमारा x है, ये हमारा x है ना बच्चों, ये एक हमारी चर राशि होती है, चर राशि, चर राशि। अब यहाँ पर देखो बच्चों, a, b और x में डिफरेंस क्या है बच्चों? x में अंतर क्या है? देखो, a और b का जो मान होता है ना वो कांस्टेंट होता है। 1 हुआ, 2 हुआ, यदि 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेंगे। लेकिन जो x का मान है ना बच्चों, वो चर राशि है, यानी वे वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल है, यानी वेरी होता रहता है, यानी इसका मान बदलता रहता है। जब x का मान बदलेगा तो हमारा जो बहुपद है उसका भी मान बदलता रहता है। अब यहाँ पर जो a है ना, a बच्चों, a एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, कि a कभी भी 0 नहीं होगा। यानी जो पहला पद है ना, पहले पद के साथ जो वास्तविक संख्या होती है वो कभी भी 0 नहीं होगी। यहाँ पर x है। तो देखो बच्चों, ये हमारा एक बहुपद होता है। अब बहुपद के लिए ये ज़रूरी है बच्चों, बहुपद के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ये चर राशि है ना x, इसकी जो घात है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट यानी बहुपद होने के लिए पहली हमारी कंडीशन है कि जो चर राशि है, चर राशि x की घात हमेशा कैसी होगी बच्चों? x की घात हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक होगी, पूर्ण अंक होगा। यानी पूर्ण अंक किस तरह से होगा कि जो घात है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। यानी ए पूर्णांक नहीं होगा, यानी जैसे कि 1/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगी। और दूसरा, धनात्मक है तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी बच्चों। यानी हमारी जो नेगेटिव है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि नेगेटिव हो गई तो हमारी क्या होगी बच्चों? वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ बच्चों। जैसे कि मेरे पास ये एक फंक्शन है f(x) बराबर 2x + 3, ये है। ठीक है, मैंने पहली कंडीशन आपको बताई है कि जो चर राशि है x, उसकी घात हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो यहाँ पर x है, x की घात कितनी है? यदि कुछ दे नहीं रखा है तो उसका मतलब है उसकी घात 1 है बच्चों। यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो इसकी घात क्या है बच्चों? 1 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो गई, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक हो गई। ठीक,
तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गई, पहली कंडीशन फॉलो कर दी। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था, यदि धनात्मक है तो धनात्मक होगी, नेगेटिव नहीं होगी, यानी माइनस में नहीं है। दूसरा है पूर्णांक है तो पूर्णांक होगी, अपूर्णांक नहीं होगी, यानी भिन्न में नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी, 2/4 नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, इस तरह से भिन्न में नहीं होगी, तो भिन्न में भी नहीं है। इसलिए ये हमारा क्या है बच्चों, एक बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। तो ये हमारा बहुपद हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो हमारे बहुपद हैं उनके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों हमारे लिए कुछ कंडीशन हो गई बहुपद के लिए। अब देखो, अब बहुपद हमने पढ़ लिया, बहुपद के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लिया कि बहुपद होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं कि बहुपद की जो घात है उसको देखते हैं। अभी हम बहुपद की घात के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई उसकी धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, हम बहुपद की घात पढ़ते हैं बच्चों। ये है हमारी बहुपद की घात। अब बहुपद की घात का हमें कैसे पता चलेगा? अभी देखो, जो हमारा बहुपद होता है बच्चों, उसमें जो चर राशि होती है ना, सपोज करो मेरे पास एक बहुपद है, सपोज करो मेरे पास एक बहुपद है f(x) बराबर 2x + 3, 2x + 3, ये मेरे पास एक बहुपद है। यानी अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी घात है, बहुपद की जो घात है बच्चों, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो ये चर राशि है ना x, इसकी घात होगी, वही बहुपद की घात कहलाएगी। यानी x की घात बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, घात 1 है। घात कितनी है बच्चों, 1 है। और कैसी है बच्चों, पूर्णांक है, यानी प्लस में है तो पूर्णांक है। और कैसी है, सॉरी पूर्णांक नहीं, धनात्मक है, यानी प्लस में है तो धनात्मक है। और दूसरी पूर्णांक है, यानी माइनस में नहीं है और भिन्न में नहीं है, तो इसकी घात 1 है। यह है हमारा क्या है बच्चों, यह है हमारा एक बहुपद है। अब देखो, अब बहुपद की घात कितनी है बच्चों, 1 है, तो इसको क्या नाम देंगे बच्चों? यदि बहुपद की घात 1 है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से निकल के एक बात आती है कि यदि मेरे बहुपद की घात 1 है तो वह कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यानी बहुपद का जो नाम है, बहुपद जो डिपेंड करता है, बहुपद का जो नाम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, घात के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो बहुपद की घात है उसके ऊपर उसका नाम डिपेंड करता है। अब मान लो मेरे पास एक दूसरा बहुपद है, सपोज करो मेरे पास एक दूसरा बहुपद है, मैं उसको नाम दे देता हूँ बच्चों 2x² + 3x + 5, 2x² + 3x + 5। दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा है बट दिख जाएगा, बड़ा लिख देते हैं, ये +5 हो गया। अब यहाँ पर देखो बहुपद है मेरे पास, ये बहुपद है या नहीं है, सबसे पहले तो वो चीज़ देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें चर राशि है, चर राशि है, और इसमें घात कैसी है भाई, चर राशि की पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है। लेकिन घात कितनी है बच्चों, जो बहुपद की मैक्सिमम घात है वो देखते हैं हम। यहाँ पर जो x है, एक x ये है बच्चों 3x वाला, इसकी घात कितनी है बच्चों, 1 है। लेकिन एक और x है हमारे पास, x² है, तो यहाँ पर घात कितनी है बच्चों, 2। यानी हम क्या देखेंगे कि जो चर राशि की मैक्सिमम घात है उसको देखते हैं, जो सबसे बड़ी घात है x की उसको देखते हैं। तो यहाँ पर घात क्या हो गई बच्चों, घात हो गई हमारी 2, और कैसी हो गई, धनात्मक पूर्णांक होगी, यानी ये मेरा बहुपद है। और यहाँ पर भी कितनी है, 1 है, तो ये मेरा क्या है बच्चों, बहुपद है। लेकिन घात कितनी है, 2, इसलिए इस बहुपद को क्या नाम दे देंगे बच्चों, द्विघातीय बहुपद। क्या नाम दे देंगे बच्चों, द्विघातीय बहुपद। तो ये हो गए मेरा द्विघातीय बहुपद। अब नंबर 3 पे देखते हैं, एक तीसरा बहुपद हम लेते हैं बच्चों। एक तीसरा बहुपद हमने लिया, यानी f(x) = 3x³ + 4x² + x + 5। ये मेरे पास एक बहुपद है।
अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर चर राशि है और चर राशि की घात कैसे है, प्लस पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा एक बहुपद है। लेकिन मैक्सिमम घात कितनी है बच्चों, अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, अधिकतम घात बराबर कितनी बच्चों, 3। इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे, त्रिघातीय बहुपद। इसलिए इसको हमने नाम दे दिया त्रिघातीय बहुपद। तो देखो बच्चों, घात के ऊपर बहुपद का हम नाम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मेरा एक घात रेखिक बहुपद था जिसकी एक घात थी, ये द्विघातीय बहुपद है जिसकी चर राशि की 2 घात थी, ये त्रिघातीय बहुपद है जिसकी 3 घात है। चर राशि की जो घात है वो कितनी है, 3 है। तो ये हमने बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, यदि 4 घात आएगी तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा, इसलिए n घातीय बहुपद भी हमारा होता है। तो जो n घातीय बहुपद है उससे हम सभी को निकाल सकते हैं। तो हम n घातीय बहुपद का क्या देख लेते हैं, मानक रूप देख लेते हैं। n घातीय बहुपद का मानक रूप, मानक रूप। अब देखो, बहुपद को हम किससे लिखते हैं, fx से, इसलिए हमने किसको इससे लिख दिया, fx बराबर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, a, यानी हम ये बोल दें कि यहाँ पर हमारा एक वास्तविक संख्या आ रही है। तो वास्तविक संख्या को हम किससे लिख रहे हैं, a से लिख रहे हैं, b से भी लिखते हैं, c से भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पर a से लिखेंगे। तो a और कितना घात वाला है, n घात वाला है, इसलिए ये n। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पर x। अब ये एक घातीय बहुपद था इसलिए x की घात 1 है, ये 2 घातीय बहुपद था इसलिए 2 की घात, x की घात कितनी है बच्चों, 2 है। ये n घातीय बहुपद है इसलिए x की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, n प्लस, सब में प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो, अब फिर यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ रहा है, एक वास्तविक संख्या आ रही है, तो क्या करेंगे, अगला हमारा जो है वो a हो जाएगा। अब x है तो x हो गई बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, 2, यानी 1 घट रही है। इसी तरह से इसमें से देखो 1 घट रही है, तो यहाँ पर n में से 1 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी बच्चों, n-1। इसी तरह से इसकी भी हो जाएगी n-1। इस तरह से घात हमारी घटती घटती जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, जब घटती हुई जाएगी तो लास्ट में क्या बच जाएगा, a0 और x की पावर 0, यानी x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो लिखो चाहे ना लिखो, ये हमारा n घातीय बहुपद है। अब इस n घातीय बहुपद से हम किसी भी घात वाले बहुपद को निकाल सकते हैं। यानी यदि मैं एक घात वाले बहुपद को निकालूं, जब मेरा n बराबर 1 है, तो f ऑफ x बराबर a 1 हो गया, x की पावर कितनी होगी, 1 हो गई, प्लस। अब यहाँ पर n कितना है, 1, और 1 में से 1 गया तो क्या बच गया बच्चों, 0, तो a0, और यहाँ पर भी क्या बच गया, a0, यानी a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ax प्लस a0 को चाहे b लिख दो चाहे a लिख दो, कुछ भी लिख दो, a0 ही लिख दो। इसलिए तो ये हमारा रेखिक जो बहुपद है, ये जो रेखिक बहुपद है, ये इसका व्यापक रूप हो गया, यानी इसका मानक रूप हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रख देते हैं। पहले n बराबर 1 रखा था, अब n बराबर 2 रखेंगे, तो देखो बच्चों क्या आएगा, f ऑफ x बराबर a2, और यहाँ पर x की पावर 2 प्लस a, n यानी 2 में से 1 गए तो 1, और x की पावर 1 प्लस। अब आगे जो आएगा वो आएगा n-2, और 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 0, ये हमारा पास 0 आ गया। तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद का मानक रूप आ गया। इसी तरह से घटते घटते 3 घात का, 4 घात का, 5 घात का, किसी भी घात का बहुपद का मानक रूप हम निकाल सकते हैं। तो हम जो कॉमनली जो यूज़ ले रहे थे वो हमारा क्या था, एक घातीय बहुपद का जो मानक रूप था वो था हमारा ax प्लस b, ये था। और जो ये दूसरा है, ये जो द्विघातीय बहुपद का है, इसका क्या था बच्चों, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी हमने जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमने चेंज कर दी हैं।
यहाँ पर तो a0 a1 a0 a2 आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या होती है। a का मान मान लो 2 है तो a2 का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 3 घात वाले बहुपद का जो मानक रूप होगा वो हो जाएगा हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस तरह से इनका मानक रूप निकल के आ जाएगा। तो बच्चों हमने बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया कि भाई बहुपद की घात किस तरह से क्या काम आती है हमारी और क्या होता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार पेपरों में, छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे हमको एक बहुपद दे देगा और उसको पूछेगा कि ये कौन सा बहुपद है, तो हमें x की घात देखनी है। यदि 1 घात है तो रैखिक, 2 घात है द्विघात है, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। इस तरह से हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बहुपद का मान। ठीक है, कि भाई जो बहुपद है हमारा उसका मान किस तरह से निकाला जाता है। अब देखो बहुपद का हम मान निकालेंगे। रैखिक बहुपद है हमारे पास, द्विघातीय बहुपद है, तो देखो बहुपद का मान, बहुपद का मान मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास मान लो एक रैखिक बहुपद है 2x + 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा 2 और 3 है वो कांस्टेंट है, ये बदलते नहीं है कभी भी। ओनली क्या बदलता है, x बदलता है, और ये कैसी राशि है, ये चर राशि है। यानी यदि मुझे बहुपद का मान निकालना है तो मुझे x का कोई ना कोई मान रखना पड़ेगा, तभी तो मेरा इसका मान आएगा। यदि मैं x का मान नहीं रखूँगा तो x ही रहेगा ना, x कभी बदलेगा ही नहीं यदि मैं उसको नहीं बदलूँगा। तो मान लेता हूँ, माना x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान। ठीक है, अब देखो 1 रखने पर बहुपद का मान निकालते हैं बच्चों। ठीक है, देखो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर 1 रख दिया। 2 × 1 + 3 यानी f1 बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 और +3 यानी 5। तो f बहुपद का मान क्या आ गया बच्चों, 5। ये जो मेरा 5 आया है ना, ये मेरे बहुपद का मान है। किस पर मान है, x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या है बच्चों, 5 है। अब देखो ये तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान 5 हो गया। यदि आप बोलो कि सर हम तो 1 नहीं रखेंगे, हम 2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख के देख लो। x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान भाई रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है। तो f2 बराबर 2 × 2 + 3 यानी f2 बराबर 2 दूनी 4 + 3 बराबर क्या दिया है, 7। यानी f2 बराबर 7। ये मेरा मान आ गया बहुपद का। ये जो बहुपद का मान आया है f2 बराबर 7, ये किस पर मान आया है बच्चों, x बराबर 2 पर। यानी इससे पता चलता है कि जैसे जैसे मैं इस x का मान बदलता जाऊंगा वैसे वैसे ही मेरे बहुपद का मान बदलता रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे बहुपद का मान है वह इस चर राशि x के ऊपर निर्भर है, x के ऊपर डिपेंड करता है। यदि x का मान बदलता रहेगा तो मेरे बहुपद का मान भी बदलता रहेगा। अब देखो मैं धनात्मक में रख रहा था, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो सर आपने तो धनात्मक में रख दिया, हम तो 0 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख दो। यहाँ पर 0 रखेंगे तो इस 2 से 0 हो जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। यानी 0 पे बहुपद का मान क्या है, 3 है। अब बोलो सर नहीं हम तो माइनस में रखेंगे, माइनस में रख दो बच्चों, -1 रख दो, तो ये -2 हो जाएगा, और -2 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ठीक है, -1 रख के देखते हैं। x बराबर -1 रखने पर तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देना। 2 × -1 + 3 f-1 बराबर -2 + 3 f-1 बराबर -2 और +3 क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो मेरे पास क्या बच गया बच्चों, प्लस का 1 बच गया। तो ये मेरा क्या आ गया, ये -1 पे बहुपद का मान आ गया।
-1 पे बहुपद का मान आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो सर आपने माइनस में रख दिया, ठीक है, धनात्मक में भी रख दिया आपने, जीरो भी रख के देख लिया, नहीं सर हम तो भिन्न में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न में रख दो। तो भिन्न में हम क्या करेंगे, भिन्न में भी माइनस रख देते हैं, -3/2 रख दो। x बराबर -3/2 रखने पर भिन्न में रखो भाई, किसी पर भी रख दो बहुपद का मान आ जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा और भिन्न में भी आ जाएगा, धनात्मक में भी आ जाएगा। तो f -3/2 बराबर 2 गुणा -3/2 + 3। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -3 और +3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर 0 आ गया। सर यहाँ तो माइनस में रखा तो हमारे बहुपद का मान क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो देखो ये जो 0 आया है, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ भी रखोगे। लेकिन जब हमारे बहुपद का मान 0 आता है, जब हमारे बहुपद का मान 0 आता है तो वह x का मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा बच्चों, शून्यंक कहलाएगा। ये तो x बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन जहाँ जिस x के मान पर बहुपद का मान 0 आ जाता है वह उस बहुपद का क्या कहलाता है बच्चों, शून्यंक कहलाता है। तो ये एक हमें शून्यंक के बारे में भी पढ़ना है। तो ये मैंने रैखिक बहुपद के लिए निकाला था, इसी तरह हम द्विघातीय बहुपद के लिए भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद का, अब हम क्या करेंगे, बहुपद का शून्यंक के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर ये तो एक नई चीज़ आई है कि बहुपद का शून्यंक, बहुपद का मान पढ़ लिया, बहुपद की घात हमने पढ़ ली, अब हमें क्या पढ़ना है, बहुपद का शून्यंक पढ़ना है। तो बच्चों देखो बहुपद का जो शून्यंक होता है वो क्या होता है। अब बहुपद के शून्यंक के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। अभी जो मैंने बहुपद लिया था वो क्या था मेरा बहुपद, वो मेरा बहुपद था बहुपद का शून्यंक। किस तरह से निकालते हैं और होता क्या है बच्चों, जैसे मेरे पास एक बहुपद है 2x + 3, ये मेरे पास एक बहुपद है बच्चों। यहाँ पर अचर राशि, चर राशि भी है और अचर राशि भी है, ठीक है। अब देखो क्या किया था, हम x का मान रख रहे थे। अब देखो थोड़ा सा परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद का शून्यंक होता क्या है। कि बहुपद का शून्यंक कि चर राशि का वह मान, चर राशि क्या है मेरी बराबर x, चर राशि x का वह मान जिस पर इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है, मान शून्य आ जाता है, वह इस बहुपद का क्या कहलाता है बच्चों, शून्यंक कहलाता है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो आप सोचोगे 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, माइनस में 1 रखूँगा, माइनस में 2 रखूँगा, फिर मैं भिन्न में रखूँगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिंपली आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपली नहीं आते हैं, जैसे कि ये सिंपली नहीं निकल के आएगा। तो क्या करेंगे हम बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, ये कैसा है हमारा बहुपद, ये हमारा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के लिए क्या करेंगे बच्चों, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों, f(x) बराबर ax प्लस b, ax प्लस b मानक रूप होता है। ये हमारा रैखिक बहुपद है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है बच्चों, ये रैखिक बहुपद है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि शून्यंक निकालने के लिए x का वह मान जिस पर fx बराबर क्या आ जाए बच्चों, 0, यानी बहुपद का मान क्या आ जाए, 0। तो fx बराबर 0 हमें रखना है, लेकिन fx का मान क्या है बच्चों, ax प्लस b, ax प्लस b बराबर 0। हमने ax प्लस b बराबर 0 रख दिया। भाई fx का मान 0 कब आएगा, किसके मान पर आएगा, x के मान पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि देखो ax प्लस b बराबर 0, एक समीकरण मिल गई हमें। ये 0 कहाँ से है भाई, शून्यंक निकाल रहे हैं ना, तो शून्यंक 0, fx का मान 0 आएगा तभी तो हमारा शून्यंक आएगा, क्योंकि fx का मान हमने 0 रख दिया। और यहाँ पर fx की वैल्यू क्या है, ax प्लस b, यानी रैखिक बहुपद हमारे पास एक समीकरण मिल गई। अब देखो जो बिना x वाली संख्या है, x का मान निकाल रहे हैं, तो x के मान को इधर रखेंगे x वाली संख्या को, और जो बिना x वाली संख्या है उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो बिना x वाली संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, b है। तो ax बराबर, अब ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस b। अब हमें ओनली x का मान निकालना है, ना कि a का।
तो हम क्या करेंगे, ए का भी पक्षांतरण कर देंगे। तो मल्टीप्लाई वाली जो गुणा में जो संख्या होती है जब उसका पक्षांतरण करते हैं तो वे बटा में जाती है। तो x बराबर -b/a। तो ये हमारे पास x का मान आ गया कि भाई x का -b/a पर इस बहुपद का मान क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और यह -b/a क्या है बच्चों, बहुपद का शून्यंक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि रेखिक बहुपद का शून्यंक है ये भाई, रेखिक बहुपद का शून्यंक, रेखिक बहुपद का शून्यंक। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर b क्या है और a क्या है। अब क्वेश्चन में b और a क्या हो, यदि हमें b और a पता चल जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ मान रखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे और हम बोल देंगे कि ये इसका शून्यंक है। तो देखो b और a को निकालने के लिए क्या, देखो ये मेरे पास एक रेखिक बहुपद है और ये भी मेरे पास एक रेखिक बहुपद है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो x के साथ गुणा में है वह x का गुणांक है और जो ये है वो एक क्या है बच्चों, अचर संख्या है। यानी देखिए जैसे यहाँ पर ये अचर है और x के साथ जो गुणांक है वो x गुणांक है। यानी ये मैं लिख सकता हूँ कि -b। b क्या है बच्चों, b मेरा क्या है, अचर राशि है, यानी अचर संख्या है। अचर राशि लिख सकता हूँ या मैं अचर संख्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये मेरा क्या है बच्चों, अचर पद, अचर पद बटा। अब a क्या है बच्चों, यहाँ पर a क्या है, ये है, और a किसके साथ गुणा हो रहा है, x के साथ गुणा हो रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x का गुणांक, x का गुणांक। अब इस सूत्र से मैं इस वाले बहुपद का शून्यक निकालता हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो देखो शून्यक कैसे निकालूंगा, x बराबर, फॉर्मूला क्या है बच्चों मेरा, -b/a। तो x बराबर माइनस, अब देखो यहाँ पर बच्चों ये जो मेरा एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें b का मान क्या है बच्चों, जो अचर पद है क्या, 3, तो 3 बटा a का मान क्या है बच्चों, जो x के साथ गुणांक में है यानी 2। तो ये मेरा x का जो मान आया है, इस पे इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, यानी 0 मिलना चाहिए। तो जांच कर लेते हैं, यदि आता है तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों हमें, -3/2। तो रखो f -3/2 बराबर 2 गुणा x की जगह क्या रखना है बच्चों, -3/2। तो ये हमारा हो गया -3/2 और +3, क्योंकि +3 है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -3 और +3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया बच्चों, 0 आ गया। यानी f(x) का जो मान है बच्चों वो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, यानी यदि हमें रेखिक बहुपद का शून्यंक निकालना है तो ये फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी है कि -b/a बराबर माइनस अचर पद और बटा x का गुणांक, अचर पद और x का गुणांक। तो ये हो गया बच्चों छोटा सा एक रेखिक बहुपद का शून्यंक निकालने का चक्कर हो गया, ठीक है। अब देखो रेखिक बहुपद का शून्यंक हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारे पास एक द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है, उसका शून्यंक भी तो होगा भाई। इसी तरह त्रिघातीय बहुपद का शून्यंक होगा। अब देखो रेखिक बहुपद पढ़ा है, यानी रेखिक बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसमें x की घात कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी आई है बच्चों, 1। -3/2 के अलावा किसी भी मान पर बहुपद का मान शून्यंक नहीं होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस बहुपद की घात 1 होगी उसका शून्यंक क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों द्विघातीय बहुपद। देखो द्विघातीय बहुपद क्या होता है बच्चों हमारे पास, f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरा मानक रूप है किसका, द्विघातीय बहुपद। यानी ये मेरा मानक रूप है किसका, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप हो गया। तो क्या करना है बच्चों, मैं क्या करूँगा, एक मैं द्विघात बहुपद ले लेता हूँ। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, जिसमें x की मैक्सिमम घात कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। तो मेरे पास f(x) बराबर 2x²
प्लस 3x प्लस 5, ये मेरे पास एक द्विघात बहुपद आ गया बच्चों। अब देखो, अब इसके मुझे शून्यंक निकालने हैं, तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करना है, मुझे इस सवाली समीकरण को 0 के बराबर रखना है, यानी fx का मान 0 आएगा तभी तो शून्यंक निकल के आएगा। तो ये 0 के बराबर मैंने इसको रख दिया। अब देखो बच्चों, 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसका एक मेथड है गुणनखंड विधि। 9th क्लास में हमने थोड़ा सा इसका पढ़ा था, गुणनखंड विधि कैसे होती है। गुणनखंड में क्या करते हैं कि जो बीच वाली संख्या है ना, उसका तो हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, और टुकड़े भी ऐसे करते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो यही संख्या है और गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आनी चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पर 2x² प्लस, अब 3x का मुझे टुकड़ा करना है कि गुणा करने पर कितना है, 5 दूनी 10x² आए, तो 10x² प्लस में आएगा। तो किस तरह से करूँगा, सॉरी इसको माइनस ले लो एक बार, माइनस से आएगा, तो ये माइनस है तो माइनस 10x आना चाहिए। तो क्या करना है मुझे, 5x और माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो, 5x में से 2x गए तो कितने बचे, 3x, और 5 और 2 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 10x² आ जाएगा, यानी मेरा गुणनखंड सही हो गया। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों संख्याओं में से कॉमन निकालना है। देखो 2 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आ सकता है, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस 5, यहाँ से ना x कॉमन आ रहा ना 2 आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस कॉमन आ गया बाहर और यहाँ से ये माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर अंदर क्या बचा, प्लस प्लस बच के। अब देखो 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर तो x बच गया, ये x, और यहाँ पर क्या बचा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं बच्चों, एक बार तो 2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया, और दूसरा केस क्या है बच्चों, x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2, ये x का मान आ गया, जिस पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये भी देख लेते हैं, ये x बराबर 1, यह भी x का मान होगा जिस पे इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई 0 होता है या नहीं होता है। तो ये इन दोनों के ऊपर -5/2 और x के ऊपर 0 हो जाएगा। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था जितनी अधिकतम घात उतने ही क्या है, शून्यंक। रेखिक बहुपद में एक घात थी तो एक शून्यंक आया था, अब द्विघातीय बहुपद में दो घात है मैक्सिमम, तो 2 शून्यंक निकल के आ गए। तो इस तरह से हम शून्यंक निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि काफ़ी लंबी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड और गुणांकों में संबंध ढूंढना होता है। तो उस संबंध को ढूंढने के लिए हम थोड़ा सा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए देखो बच्चों, बहुपद का शून्यंक किस तरह से निकाला जाता है, बहुपद का मान क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, और बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, उसको किस तरह से निकाला जाता है। तो बच्चों देखो, यहाँ तक आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो, आपके समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं बच्चों, जो हमारे बहुपद होते हैं उनका रेखिक यानी बहुपद का जो ग्राफे होता है, ग्राफे निरूपण, कि भाई बहुपद में ग्राफ के थ्रू किस तरह से हम उसको निरूपित करते हैं। तो अगली क्लास में वो हम पढ़ेंगे ग्राफे निरूपण। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।